हेलो एंड वेलकम टू साइंस इन 3D यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम समझते हैं और विजुलाइज करते हैं कंसेप्ट्स को 3D में। तो आज हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये कुछ इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्टिंग एटम को एक एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूट करता है। तो देखते हैं कि किन किन तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल एक एरोमेटिक रिंग में एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। तो एक एक रिएक्शन को हम बारीकी से समझेंगे और उसके मैकेनिज्म को भी जानेंगे 3D में। तो पहला हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक R ग्रुप है। तो ये R ग्रुप इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है, या फिर एसाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हम इस R ग्रुप के बदले इन तीनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो आइए समझते हैं कि कैसे जब हम इन अलग अलग ग्रुप्स को इस बेंजीन पे लगाते हैं, है ना, इस फिनाइल रिंग पे लगाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास किस किस तरीके की नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस नाइट्रेशन रिएक्शन में हो रही है। देखो पहला हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इस R ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें। तो स्टेप 1 में क्या होगा, हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो तभी होगी जब हमारे पास क्या हो, एक इलेक्ट्रोफाइल हो। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सी इलेक्ट्रोफाइल बनती है, देखो हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में। एक हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ऑब्वियसली एरोमेटिक रिंग तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है तो हमने एक नाइट्रिक एसिड ले रखा है, ठीक है, स्टेप 1 में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नाइट्रिक एसिड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रोनियम आयन बनता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देख सकते हो एक नाइट्रोनियम आयन बन गया एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है। जब ये नाइट्रोनियम आयन जाके क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास एक एरिनियम आयन बनता है ना, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन रखा है, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे ये जो एरोमेटिसिटी है वो रिंग की बिगड़ गई है। इसको अटैक करने के चक्कर में इस रिंग को अपना एरोमेटिसिटी तोड़ना पड़ा और यहाँ पे एक एरिनियम आयन बन गया, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये होगा कि अब जो एरोमेटिसिटी जो रिंग की खो गई है उसको तो वापस वो लेना चाहेगा ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी के वजह से क्या होता है, कंपाउंड स्टेबल होता है। तो अब क्या होगा, हमारे पास स्टेप 1 में एक कॉन्जुगेट बेस बना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने रिएक्ट करा होगा नाइट्रिक एसिड से तो एक कॉन्जुगेट बेस बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो जब ये कॉन्जुगेट बेस इस एरिनियम आयन को अटैक करता है तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो वापस आ जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन इसने ले लिया तो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी रिंग की दोबारा वापस आ गई है। स्टेप 1 को भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर गए और यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, नाइट्रोनियम आयन, जो कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन में एक इलेक्ट्रोफाइल है। इतना आ गया सबको समझ में। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये नाइट्रोनियम आयन जो बना है वो क्या कर रहा है, एक बेंजीन रिंग को अटैक कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरिनियम आयन बन रहा है, एक कार्बोकेटायन बन रहा है। और इस दौरान क्या हो रहा है, इस रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो बिगड़ गई है, ठीक है। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि ये जो एरोमेटिसिटी जो बिगड़ी है उसको कैसे वो दोबारा वापस ले आएगा रिंग, वो ये ऐसे करेगा कि जो कॉन्जुगेट बेस जो बना था वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जहां पे सब्स्टिट्यूट हुआ था इलेक्ट्रोफाइल। वहां से जैसे उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो रिंग में वापस एरोमेटिसिटी वापस आ गई, कॉन्जुगेशन वापस आ गया। दोबारा देखो
जैसे इसने हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट किया, आप यहां से देख सकते हो एरोमेटिसिटी कॉन्जुगेशन दोबारा वापस आ रखा है। तो यहां पे हम देख सकते हैं एक नाइट्रोबेंजीन बनता है व्हेन वी टेक हाइड्रोजन एज एन सब्स्टिट्यूएंट इन एन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब हम ये एक बेंजीन के साथ नाइट्रेशन करवाते हैं तब यहां पे क्या होता है, एक नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इतना आगे सबको समझ में। अब हम सोचते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या होगा जब हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ले, है ना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ले इन प्लेस ऑफ आर। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हमने देख लिया, अब देखते हैं हाइड्रोक्सिल के साथ क्या होगा। सही है, देख लेते हैं, देर किस बात की। ठीक है, हमने यहां पे चुना क्या, हमने हाइड्रोक्सिल चुन लिया। तो यहां पे हाइड्रोक्सिल जब लगाओगे तो क्या बनेगा, ये फिनॉल बनेगा। मतलब हम नाइट्रेशन रिएक्शन देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू फिनॉल। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहां पे क्या है, ये फिनॉल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक चीज इससे भी क्लियर हो जाएगी, क्या होगा जब एक एरोमेटिक रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो कैसे नाइट्रेशन रिएक्शन शो होगी यहां पे, है ना। तो इस चीज को हम समझते हैं इसके द्वारा। अब देखो, इससे पहले कि हम रिएक्शन में आगे बढ़े, आपको पता होना चाहिए एक बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ज्यादा होती है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को जब ये एरोमेटिक रिंग्स के साथ जुड़े हो, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन है ना, तब वो क्या होगा यहाँ पे एक फिनाइल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब इस चीज को देखते हैं कि कब यूज होएगा, है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, है ना। आगे देखते हैं रिएक्शन में कहां पे इसकी यूज होने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप 1 में तो आपको पता ही है क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के बिना तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकती है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ हमारा ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया। अब सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो वो अपना प्रोटॉन दे देगा और एक कॉन्जुगेट बना लेगा, और यहां पे हमारे पास क्या बना, हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बन गया। इतना सबको समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो दो जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। तो नाइट्रेट जो है, नाइट्रोनियम आयन जो है वो दो जगह अटैक कर सकता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, है ना, और एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, दो जगह अटैक किया, और दोनों जगह पे मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या बनाएगा, एरिनियम आयन बनाएगा। और क्या हो रहा है इसके साथ साथ यहां पे एरोमेटिसिटी जो है वो बिगड़ रही है। अब तीसरे स्टेप में क्या होना है, ये जो एरोमेटिसिटी बिगड़ी है उसको हमें वापस ले आना है। तो क्या होगा, सेम वही होगा जो हमारा कॉन्जुगेट बेस जो बना था स्टेप 1 में, वो क्या करेगा, वो स्टेप 2 में जो एरिनियम आयन बना है उसको जाके क्या करेगा, वहां से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास रिंग में जो कॉन्जुगेशन है वो वापस आ जाएगी, एरोमेटिसिटी रिंग की वापस आ जाएगी, है ना। सिमिलरली हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में दोनों में होगा, क्या होगा, जहां पे हमारा नाइट्रोनियम आयन जुड़ा था वहां का प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा और हमारे पास रिंग में जो है एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें तो स्टेप 1 पता ही है क्या हो रहा है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया जो कि है नाइट्रोनियम आयन। ऑलराइट, स्टेप 2 में क्या हो रहा था, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे ये जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है वो जाके अटैक कर रहा था और हमारे पास यहां पे एक एरिनियम आयन बन गया, है ना। तो यहां पे एक एरिनियम आयन बन गया और यहां पे आप देख सकते हो कि ये रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो बिगड़ गई है ना। अब एरोमेटिसिटी रही नहीं रिंग में, सही है। अब स्टेप 2 में एक और पोजीशन पे अटैक कर सकता है जो कि है पैरा पोजीशन पे। नाइट्रोनियम आयन गया यहां पे अटैक किया और इसने सब्स्टिट्यूट कर लिया एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, है ना। अब
तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब तो भाई कोई भी सिस्टम चाहेगा ना मैं स्टेबल हूं, अब ये एक अनस्टेबल स्टेट में है, तो अब क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेट जो बेस जो बना है वो दोनों केसेस में जहां से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है उसके उसी कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वापस एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बन जाएगा। यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रेट जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है हमारा फिनॉल के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोनियम आयन जुड़ा था वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास रिंग में वापस क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी और ये हमारे पास क्या बना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बने यहां पे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो नाइट्रोबेंजीन बन सकते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो इतना आगे सबको समझ में कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी उस बनी, किस केस में, जब हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लिया था। अच्छा, अब एक लास्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं जहां पे हमें एक एसाइल ग्रुप लेना है आर की जगह, ठीक है। एसाइल ग्रुप भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक चीज बताओ, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ये एसाइल ग्रुप है, ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब किसी को पता है कि ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मेटा पोजीशंस पे होती है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो कहां पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ओनली एट मेटा पोजीशंस, ठीक है। आइए समझते हैं इस रिएक्शन के द्वारा कि कैसे ये मेटा पोजीशंस पे ही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो स्टेप 1 में हमें पता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, कैसे होगा, सेम ओल्ड स्टोरी कि नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर गया और हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। सेम ओल्ड स्टोरी, आगे समझ में। अब स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहां पे एसिटोफिनोन है, ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, जाके रिएक्ट करेगा हमारा एसिटोफिनोन के साथ और ये सब्स्टिट्यूट कहां पे होगा, मेटा पोजीशन पे, ये जाके इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर गया। होना तो वही है, क्या होना है, एरोमेटिसिटी रिंग की बिगड़नी है क्योंकि एक नया ग्रुप आ गया यहां पे, क्योंकि ये क्या टेट्रावैलेंट हो गया ना। पहले तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, अब क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब एरोमेटिसिटी के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होती है, sp2 ही चाहिए होती है ना, प्लेनार होना चाहिए ना, ये प्लेनार नहीं रहा, तो काफी सारी चीजें रिंग की एरोमेटिसिटी यहां पे बिगड़ गई, ठीक है। अब सिस्टम यही चाहेगा कि भैया मेरे को एरोमेटिसिटी वापस लाओ, तुम कैसे भी लाओ। तो यहां पर हमारे पास है क्या, एक कॉन्जुगेट बेस है जो कि क्या करेगा, जहां पे नाइट्रोनियम आयन ने सब्स्टिट्यूट किया मेटा पोजीशन पे, वहीं से क्या करेगा, हाइड्रोजन या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे हमारे पास ये नाइट्रोनियम आयन जुड़ा हुआ है। देखो स्टेप 1 तो हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख रखा था कैसे जनरेट हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो रखा है, सही है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, मेटा पोजीशन पे एसिटोफिनान के मेटा पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आगे समझ में। अब तीसरे स्टेप में वही हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से प्रोटॉन उठाएगा, उसी कार्बन से प्रोटॉन उठाएगा और हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ये जो रिंग की एरोमेटिसिटी है वो वापस आ जाएगी और इससे हमारा क्या बन रहा है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ठीक है। मेटा पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है वो जुड़ रहा है जिससे हमारा नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमने नाइट्रेशन रिएक्शन देख रखी है तीनों के लिए, है ना। हमने क्या, हाइड्रोजन जब हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जब हमारे पास सिंपल एक एरोमेटिक रिंग हो जैसे बेंजीन, तब क्या होता है वो हमने देख लिया। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, वहां में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनी, एक ऑर्थो और एक पैरा, है ना, दो प्रोडक्ट्स बने। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, है ना, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहां पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहां पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग होगा, है ना, मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन होगी मेटा पोजीशन पे। तो आई होप आपको नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है समझ में आ गया होगा। तो आने वाले सेशंस में हम बचे हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। आई होप आपको सेशन बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ा मजा आया होगा। ऐसी बाकी के रिएक्शंस, बाकी के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।